गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून और गुड इवनिंग, जब भी आप ये मेरा वीडियो देख रहे हो। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं वेक्टर्स। तो वेक्टर्स क्या होता है, पहले हम देखेंगे वेक्टर्स एंड इट्स रिप्रेजेंटेशन। तो वेक्टर होता है एक डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, मतलब एनी डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, मतलब ऐसे रे की तरह एक वेक्टर को हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो एनी डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट जो जनरली दो इन्फॉर्मेशन कंटेंट करता है। हमारा जो वेक्टर है वो दो इन्फॉर्मेशन कंटेंट करता है। पहली होता है डायरेक्शन, मतलब वो किस डायरेक्शन में जा रहा है, और मैग्नीट्यूड मतलब उसकी वैल्यू। हमने देखा था कि स्केलर जो होता है मतलब जो सिर्फ वैल्यू भी मतलब सिर्फ मैग्नीट्यूड कंटेंट करता है, पर जो वेक्टर होता है वो दोनों भी कंटेंट करता है। तो उसको हम डिनोट करते हैं, ऐसे या फिर इससे। ये जो है वो बोल्ट ए है। वैसे कोई भी वेक्टर है तो उसकी एक इनिशियल पॉइंट होता है, मतलब ये जो है ये उसका इनिशियल है और ये उसका फाइनल है। तो हम इसको एजम्पशन के लिए इसको टेल बोलेंगे और इसको हेड बोलेंगे हमारी थ्रू आउट वीडियो में। तो आगे हम देखेंगे कि हम इस वेक्टर्स के बारे में और जानकारी देखते हैं। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर्स को हम जनरली मॉड ऑफ ए से डिनोट करते हैं या फिर सिंपली ए से। तो ये जो होता है वो उस वेक्टर की वैल्यू बताता है, या फिर जनरली हम ऐसे देखते हैं कि जो वेक्टर होता है उसकी जो लेंथ होती है उससे मैग्नीट्यूड से डिफाइन, मतलब जो लेंथ होती है ऐसे या फिर ऐसे। ये जो वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड लेस है, इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है, ऐसे हम जनरली एजम्पशन करते हैं। तो जो वेक्टर होता है उसके मैग्नीट्यूड के आधार से उस पे मतलब काफी मतलब जनरली दो इसमें ब्रेक किया गया है, जीरो वेक्टर तो जीरो वेक्टर वो होता है जिसकी मैग्नीट्यूड जीरो होती है, मतलब मैग्नीट्यूड जीरो होती है और डायरेक्शन तो डिटरमाइंड नहीं होगी, तो डायरेक्शन अनडिटरमाइंड होती है। इसकी मैग्नीट्यूड उसकी जीरो होती है और डायरेक्शन नॉट डिफाइंड। मान लो हमने किसी एक वेक्टर से उसको ही माइनस कर दिया, तो हम उसको जीरो नहीं लिख सकते, क्योंकि जो LHS है वो LHS में एक वेक्टर क्वांटिटी है और RHS है वो स्केलर है। तो हम जनरली स्केलर को वेक्टर से इक्वेट नहीं कर सकते, इसलिए जीरो वेक्टर को इंक्लूड किया गया है। तो जीरो वेक्टर का कंक्लूजन यही है कि उसका मैग्नीट्यूड जीरो होता है और उसकी जो डायरेक्शन है वो इनडिटरमाइंड है। आगे आता है यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर वो है जिसका मैग्नीट्यूड 1 है, उसको हम यूनिट वेक्टर बोलते हैं। अभी यूनिट वेक्टर को कैसे निकालते हैं, अगर किसी भी एक वेक्टर दिया है a = a1i + a2j + a3k, तो ऐसा एक जनरली कोई वेक्टर दिया है। अगर इसको हम इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर मतलब इसका a कैप निकालना है, a कैप को हम यूनिट वेक्टर से डिनोट करते हैं। मतलब कोई भी मतलब ऐसे i कैप, j कैप और k कैप जो होता है वो सारे यूनिट वेक्टर्स होते हैं। तो जो यूनिट वेक्टर्स होता है अब इस वेक्टर को हमें यूनिट वेक्टर करना है, तो ये a1i + a2j + a3k, इसको हम डिवाइड करते हैं a1² √a1² + a2² + a3²। तो ये जो वेक्टर मिलता है हमें इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर मिल जाता है। तो हमने देखा कि जो ए वेक्टर है उसको हमने कैसे लिखा, तो ए कैप मतलब ए का जो यूनिट वेक्टर है उसको हमने लिखा वेक्टर ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। ये होता है यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर वो है जिसका मैग्नीट्यूड 1 है।
अभी आते हैं इक्वल वेक्टर्स की तरफ। इक्वल वेक्टर्स, तो किसी भी दो वेक्टर को हम इक्वल तभी बोल सकते हैं, किसी भी दो वेक्टर्स को हम इक्वल तभी बोल सकते हैं जब उन दोनों की मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन सेम हो, और थर्ड एक आता है वो एक सेम फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करे, रिप्रेजेंट सेम फिजिकल क्वांटिटी। मतलब उसका मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए। किसी भी दो वेक्टर अगर इक्वल तभी होंगे जब उनका मैग्नीट्यूड सेम हो, उनका डायरेक्शन मतलब एक ही डायरेक्शन में पॉइंट करें, उनका मैग्नीट्यूड सेम हो, और वो एक ही फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करे। फिजिकल क्वांटिटी मतलब फोर्स या जैसे भी, तो हम किसी भी ऐसे क्वांटिटी को इक्वेट नहीं कर सकते। मान लो दो अगर फिजिकल क्वांटिटी अलग अलग है, मतलब फोर्स और कुछ और है, तो हम ऐसा नहीं बोल सकते कि 5 फोर्स का न्यूटन होता है तो 5 न्यूटन इज इक्वल टू कोई और का यूनिट, तो ऐसा नहीं हो सकता। जबकि दो वेक्टर इक्वल तभी होते हैं उनका मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन और वो सेम ही फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करें। फिर आता है कोलिनियर या फिर पैरेलल वेक्टर्स। कोलिनियर या फिर पैरेलल वेक्टर्स। तो पैरेलल वेक्टर्स वो होते हैं या फिर कोलिनियर वेक्टर्स वो होते हैं जिनकी लाइन ऑफ एप्लीकेशन पैरेलल हो। लाइन ऑफ एप्लीकेशन आर पैरेलल, मतलब मान लो कि ये एक वेक्टर है तो इसकी जो लाइन ऑफ एप्लीकेशन है वो ये है, ये दूसरा वेक्टर है, इसकी लाइन ऑफ एप्लीकेशन ये है, ये तीसरा वेक्टर है, इसकी लाइन ऑफ एप्लीकेशन ये है। तो ये जो सारी लाइन ऑफ एप्लीकेशंस है वो अगर पैरेलल है, लाइन ऑफ एप्लीकेशंस आर पैरेलल, then these all three vectors A, B and C, these all are collinear और parallel vectors। तो collinear और parallel vectors वो है जिनकी लाइन ऑफ एप्लीकेशन पैरेलल है। अभी उसमें दो टाइप्स आते हैं। पहला होता है लाइक वेक्टर्स whose direction are same, मतलब अगर वो एक ही पॉइंट की तरफ, ये मान लो ये पहला वेक्टर है हमारा A और ये तीसरा वेक्टर है C, तो ये दोनों एक ही डायरेक्शन में पॉइंट कर रहे हैं तो उनको हम बोलेंगे लाइक वेक्टर्स। माने A एंड C आर लाइक वेक्टर्स। एंड अनलाइक वेक्टर्स वो जो अपोजिट डायरेक्शन में, डायरेक्ट अपोजिट टू ईच अदर, A एंड B और B एंड C। तो ये B की डायरेक्शन इधर है, C की डायरेक्शन इधर है, तो ये अनलाइक ये लाइक, पर दोनों भी कोलिनियर होते हैं जिनकी लाइन ऑफ एप्लीकेशन सेम होती है। अगर कोई भी वेक्टर्स कोलिनियर है, मान लो अगर कोई भी वेक्टर्स कोलिनियर है, तो हम एक वेक्टर को दूसरे के टर्म्स में किसी भी एक कांस्टेंट के साथ एक रिलेशन बना सकते हैं। मतलब A इज इक्वल टू सम म्यू बी या लैम्बडा बी, जहां पे म्यू कांस्टेंट है। मान लो अगर ये वेक्टर मेरा A है और ये दूसरा B है, A की मैग्नीट्यूड जो है वो मान लो 5 है और B की मैग्नीट्यूड मान लो 10 है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि वेक्टर A इज इक्वल टू 2 टाइम्स वेक्टर B, क्योंकि वो दोनों वो पैरेलल तो है, सिर्फ उनका मैग्नीट्यूड है वो अलग है। तो कोई भी कोलिनियर या फिर पैरेलल वेक्टर्स को हम एक दूसरे के टर्म्स में सिर्फ एक कांस्टेंट की हेल्प से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अभी बात करते हैं हम पोजीशन वेक्टर्स के बारे में। तो पोजीशन वेक्टर क्या होता है? किसी भी एक पॉइंट को, जो एक पॉइंट है हमारे 2D y एक्सिस में, x एक्सिस में एक पॉइंट है मान लो A, तो उस पॉइंट को जो ओरिजिन से ज्वाइन करती है वो लाइन जो उसी पॉइंट की तरफ डायरेक्टेड है वो उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है। मान लो एक पॉइंट है स्पेस में A, तो उसको जो ओरिजिन से लाइन जो ज्वाइन करती है वो अगर उसी पॉइंट की तरफ डायरेक्टेड है तो वो उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर को डिनोट करती है। मतलब A जो पॉइंट है उसका पोजीशन वेक्टर होगा ये ओरिजिन O और ये A, तो
तो ओ ए होगा वो उस ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर होगा, पोजीशन वेक्टर। अगर मान लो ये मैंने डिस्क्रिप्शन में नोट भी दे रखे हैं, पर उस नोट में वो मतलब पॉइंट्स आपको क्लियर करना आसान नहीं होगा, तो मैं इसमें कर देता हूँ, फिर नोट्स में आप उसको और लिख लेना। अगर कोई भी एक पॉइंट है, मान लो ए, उसका पोजीशन वेक्टर अल्फा है, और दूसरा पॉइंट है बी, उसका भी पोजीशन वेक्टर अल्फा है, तो ये इनडायरेक्टली यही डिनोट कर रहे हैं कि जो ए और बी पॉइंट है ना वो एक ही है। मतलब किसी दो पॉइंट का पोजीशन वेक्टर एक नहीं हो सकता, तो ये डिनोट करता है कि ए एंड बी आर सेम पॉइंट्स। और वैसे उल्टा, अगर कोई भी दो पोजीशन वेक्टर है अल्फा और बीटा, वो एक ही पॉइंट के है, मतलब अगर अल्फा एक पोजीशन वेक्टर है और बीटा एक पोजीशन वेक्टर है, वो एक ही है, और बी और जो बीटा है वो भी एक का ही पोजीशन वेक्टर है, तो जो अल्फा और बीटा जो पोजीशन वेक्टर है, मतलब वो वेक्टर ही सेम है, मतलब अल्फा वेक्टर इज इक्वल टू बीटा वेक्टर। बात करते हैं फ्री वेक्टर्स और फिक्स वेक्टर। तो हम अपने जो ये वेक्टर और 3D के इसमें चैप्टर्स में हम सिर्फ फ्री वेक्टर की बात कर रहे हैं। फ्री वेक्टर वो है जिनको हम स्पेस में उनका डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड को सेम रख के ट्रांसलेट कर सकते हैं। मतलब ये एक ऐसा प्लेन है y एक्सिस x एक्सिस, उस इसमें एक वेक्टर को हम उसके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम रख के कहीं भी ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो ये जो वेक्टर है वो यही वेक्टर है, उसकी डायरेक्शन सेम रखी है और मैग्नीट्यूड सेम रखी है, तो इसको हम फ्री वेक्टर्स बोल सकते हैं। तो हम फ्री वेक्टर्स तब देखते हैं, फ्री वेक्टर्स हम ट्रांसलेशनल मोशन में देखते हैं। फिजिक्स में जब ट्रांसलेशनल मोशन आता है तो उसमें हम फ्री वेक्टर्स के बारे में देखते हैं। मतलब यहाँ पे एक सरफेस है, इसका जो म्यू है वो म्यू 0 है, मतलब फ्रिक्शनलेस सरफेस है। यहाँ पे ब्लॉक रखा है, उस ब्लॉक पे अगर मैंने टॉप पे F फोर्स लगाया या फिर बॉटम पे F फोर्स लगाया, उस ब्लॉक को मूव करना इधर ही है। वो एक्सीलरेशन से मूव करेगा या जीरो एक्सीलरेशन से मूव करेगा, मतलब एक्सीलरेशन कुछ होगा या नहीं होगा, तो उसको हम फोर्स कहाँ भी लगाए, मतलब इस साइड में फोर्स टॉप पे लगाया बॉटम पे लगाया, उसको उस साइड में ही मूव करना है। पर अगर हमने रोटेशनल की बात की, रोटेशनल मोशन में जहाँ पे म्यू 0 नहीं होता, तो फ्रिक्शनलेस सरफेस होगी, तो फ्रिक्शन वाली सरफेस होगी, तो यहाँ पे टॉपलिंग वाला इफेक्ट आएगा। तो इस पॉइंट पे अगर टॉप पे हमने फोर्स लगाया तो वो टॉपल जल्दी हो जाएगा, और अगर बॉटम पे लगाया तो टॉपल लेस हो जाएगा। तो फिक्स वेक्टर वो है जिनको अगर हमने स्पेस में अगर ट्रांसलेट कर लिया तो उनकी जो मतलब एप्लीकेशन है वो कम हो जाती है। और फ्री वेक्टर वो है कि उसको हम ट्रांसलेट कर सकते हैं आसानी से, मतलब उनका कुछ एप्लीकेशन कम नहीं होता। अभी हम बात करते हैं एंगल बिटवीन वेक्टर्स। अगर कोई भी दो वेक्टर है, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, तो इन दोनों के बीच का जो एंगल होता है वो हम थीटा बोलते हैं। तो हर केस में उन दोनों के वेक्टर का जब एंगल जब किसी भी दो वेक्टर के बीच का हम एंगल निकलते हैं, तब हमें ये ध्यान में रखना है कि उनका इनिशियल पॉइंट या फिर और फाइनल पॉइंट वो एक होना चाहिए। मतलब यहाँ पे जो है उसका इनिशियल पॉइंट देखे हम पहले एज्यूमशन कर लेके कि ये टेल है और ये हेड है, तो उन दोनों वेक्टर्स की जो टेल है वो एक साथ आ रही है, या फिर उन दोनों की अगर जो हेड है वो एक साथ आ रही है और उनके बीच का एंगल अगर थीटा है, तो इन दोनों केस में जो वेक्टर्स के बीच का एंगल है वो थीटा है। पर अगर कोई और केस कंसिडर कर ले, जैसे ये कि ये एक वेक्टर है और ये दूसरा वेक्टर है, तो इसकी जो टेल है वेक्टर ए और वेक्टर बी, तो वेक्टर ए की जो टेल है वो वेक्टर बी के हेड के साथ कर रही है, तो हम क्या करेंगे, बी को यहाँ पे एक्सटेंड कर लेंगे, तो ये टेल और टेल हो गया, इसके बीच का एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल हो गया 180 माइनस थीटा। तो जो एंगल बिटवीन वेक्टर्स है, एंगल बिटवीन वेक्टर्स वो है इज 180 माइनस थीटा। तो हमें हमेशा याद रखना है कि उसकी जो इनिशियल पॉइंट है या फिर फाइनल पॉइंट है वो कोइंसाइड करना चाहिए एंगल बिटवीन वेक्टर्स निकालने के लिए। अभी एंगल बिटवीन जो वेक्टर्स है उसकी रेंज देखते हैं, वो हमेशा 0
और पाई के बीच में लाई करेगी। 0 तब होगी जब वो लाइक वेक्टर्स होंगे। लाइक वेक्टर्स मतलब वो पैरेलल और एक ही डायरेक्शन में कर रही है, और अनलाइक के लिए वो उनके बीच का एंगल पाई होगा, मतलब वो पैरेलल है पर अपोजिट डायरेक्शन में कर रही है, तो इनके बीच का एंगल जो है वो पाई है और इनके बीच का एंगल जो है वो 0 है। तो हमेशा कोई भी एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स होंगे वो 0 और पाई के बीच में लाई करेंगे। अभी अलजेब्रा ऑफ वेक्टर्स की बात करते हैं। अलजेब्रा ऑफ वेक्टर्स, तो जो हमारा वेक्टर्स है वो कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, मतलब सारी जो अलजेब्रा की प्रॉपर्टीज है वो शो करता है। कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव वगैरह, मतलब a प्लस बी वेक्टर है उसको हम लिख सकते हैं b प्लस ए वेक्टर, या फिर एसोसिएटिव मतलब a प्लस बी प्लस सी वेक्टर है तो इसको हम लिख सकते हैं a प्लस बी प्लस सी वेक्टर ऐसे। तो ये जनरली अभी हम देखते हैं कि a माइनस ए वेक्टर, तो फिर ये 0 वेक्टर हो जाएगा। 0 नहीं होगा क्योंकि ये स्केलर है, पहले ही देखा था हमने। a प्लस 0 वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर इज इक्वल टू 0 प्लस ए वेक्टर। ये सारी जो जनरली जो अलजेब्रा में हम देखते हैं वो वेक्टर्स भी यही फॉलो करती है। अभी अलजेब्रा ऑफ वेक्टर्स में देखेंगे मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लाई बाय अ स्केलर। तो जब भी हम एक वेक्टर है उसको हम किसी भी स्केलर से, स्केलर मतलब एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई जब करते हैं तो उसकी डायरेक्शन सेम रहती है, डायरेक्शन रिमेन अनचेंज। उसकी जो डायरेक्शन है वो अनचेंज रहती है, पर जो उसका मैग्नीट्यूड है वो लैम्बडा के साथ स्केल हो जाता है। मतलब अगर लैम्बडा को हम 2 बोल दिए और ए का जो मैग्नीट्यूड है वो है 2, तो अगर किसी भी लैम्बडा की वैल्यू अगर 2 है तो उसके लिए लैम्बडा इंटू ए उसकी सिर्फ मैग्नीट्यूड चेंज हो जाएगी जो 4 हो जाएगी, बाकी डायरेक्शन सेम रहेगी। या फिर डायरेक्शन बदल भी सकती है। अगर लैम्बडा मान लिया लैम्बडा इज इक्वल टू -1 है तो जो वेक्टर ये है ए, तो वो लैम्बडा के साथ, मतलब लैम्बडा अगर -1 है तो ये उल्टा हो जाएगा। मतलब डायरेक्शन भी बदल सकती है, वो माइनस और प्लस पे डिपेंड करता है, सिर्फ उसकी मैग्नीट्यूड ये और ये बदल सकती है। अभी कोप्लेनर वेक्टर्स की बात करते हैं। कोप्लेनर वेक्टर्स जैसे कोलिनियर देखा था वैसे कोप्लेनर। द वेक्टर्स ऑल द वेक्टर्स विच आर इन प्लेन, मतलब एक प्लेन में P1 प्लेन है, उस प्लेन में जो सारे वेक्टर्स आते हैं वो कोप्लेनर है। मतलब ये जो एक प्लेन है तो इस प्लेन में A वेक्टर आता है, B वेक्टर आता है, C वेक्टर आता है, तो ये जो सारे वेक्टर्स है वो कोप्लेनर है, मतलब एक ही प्लेन में लाई करते हैं। तो उन सारे वेक्टर्स जो एक ही प्लेन में लाई करते हैं उसको हम कोप्लेनर वेक्टर्स बोलते हैं। और ये कोप्लेनरिटी ऑफ वेक्टर्स को चेक करने के लिए हम आगे जाके पढ़ेंगे, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट यूज करते हैं, STP स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, मतलब A डॉट B क्रॉस C। ये जो 3 वेक्टर्स है वो अगर कोप्लेनर है तो A डॉट B क्रॉस C इज इक्वल टू 0 होता है, या फिर बॉक्स ABC 0 होता है, बॉक्स ABC 0 होता है। ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में आता है। अभी हम बात करते हैं डॉट प्रोडक्ट या फिर स्केलर प्रोडक्ट की। स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट। जो डॉट प्रोडक्ट होता है मतलब A डॉट B, वो हमें एक स्केलर क्वांटिटी देता है, स्केलर क्वांटिटी। A डॉट B मतलब अगर कोई भी वेक्टर A है, A1i, A2j, A3k, और B है B1i, B2j, B3k, तो इन दोनों का जो डॉट होगा मतलब A डॉट B इज इक्वल टू A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3। तो ये जो फाइनली देगा वो हमको स्केलर क्वांटिटी देगा। तो अभी ये जो डॉट प्रोडक्ट है वो जनरली क्या देता है, वो देता है मॉड A मॉड B कॉस थीटा। यहाँ पे ये कांस्टेंट है, मतलब ये मैग्नीट्यूड है, और ये कॉस थीटा की वैल्यू भी किसी थीटा के लिए आएगी, तो ये टोटल स्केलर देता है।
कांस्टेंट होता है। जो थीटा होता है वो एंगल बिटवीन ए एंड बी, मतलब जो ए एंड बी के बीच में एंगल है वो ए एंड बी के बीच में जो एंगल है वो थीटा है। तो मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा वैसे आता है। जब भी हम इसके एप्लीकेशंस आगे देखेंगे कि जब भी हम एंगल बिटवीन वेक्टर्स या फिर प्रोजेक्शन की बात करते हैं तब हम डॉट प्रोडक्ट यूज करते हैं। तो जो थीटा होता है वो 0 और पाई के बीच में लाई करता है। थीटा बिलोंग्स टू 0 एंड पाई, मतलब 0 और पाई के बीच में ये थीटा लाई करेगा। तो कॉस थीटा के बारे में हम बात करते हैं। कॉस थीटा की अलग अलग वैल्यू के लिए ये ए डॉट बी की वैल्यू अलग अलग आएगी। मतलब कॉस थीटा जो है वो अपना डिफरेंट बिहेवियर शो करता है। तो कॉस थीटा होता है पहले 0 और पाई के लिए पॉजिटिव होता है, और 0 और पाई बाय 2 के लिए पॉजिटिव होता है, और पाई बाय 2 से पाई के लिए निगेटिव होता है। ये 0 से पाई बाय 2 के लिए पॉजिटिव होता है कॉस, और पाई बाय 2 से पाई के लिए निगेटिव होता है। तो मतलब अगर थीटा जो है वो थीटा बिलोंग्स टू 0 और पाई बाय 2 के बीच में है, तो ये जो ए डॉट बी है ना वो ग्रेटर देन 0 आएगा। ए डॉट बी विल बी ग्रेटर देन 0, अदरवाइज ए डॉट बी विल बी लेस देन 0 फॉर पाई बाय 2 टू पाई। तो ए डॉट बी मतलब हम ऐसे बोल सकते हैं कि ए डॉट बी इज ग्रेटर देन 0 फॉर एक्यूट एंगल, एंड ए डॉट बी इज लेस देन 0 फॉर ऑब्ट्यूस एंगल। ये फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट है। ए डॉट बी इक्वल्स टू मॉड ए मॉड बी, ए डॉट बी इक्वल्स टू मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। अगर ए डॉट बी इज इक्वल्स टू 0 है तो ये 0 कब हो सकता है, ये स्केलर है तो ये 0 कब हो सकता है, जब मॉड ए 0 हो या फिर मॉड बी 0 हो या फिर कॉस थीटा 0। तो पहले देखते हैं मॉड ए इज इक्वल्स टू 0। मॉड ए इज इक्वल्स टू 0 मतलब ए जो है ए इज नल वेक्टर, या फिर मॉड बी 0 तो मतलब बी इज नल वेक्टर। ये सब और में है, और दिस और दिस, या फिर cos थीटा 0, cos थीटा इज इक्वल्स टू 0 मतलब थीटा इज इक्वल्स टू 90, मतलब a इज परपेंडिकुलर टू b। हम ये जो है डॉट प्रोडक्ट वो केस ऑफ परपेंडिकुलरिटी के लिए भी चेक करते हैं। अगर दो वेक्टर्स कोई परपेंडिकुलर है, मतलब a और b परपेंडिकुलर है, ये ऐसा वेक्टर a है, ये वेक्टर b है, तो इन दोनों का जो डॉट होता है वो 0 होता है। तो परपेंडिकुलरिटी के लिए भी हम डॉट प्रोडक्ट यूज करते हैं। जो डॉट प्रोडक्ट है वो हमारी ऐसे ही सिंपल अलजेब्रा की तरह ही मतलब सारे प्रॉपर्टीज को फॉलो करता है। मतलब ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए, पर क्रॉस प्रोडक्ट में ऐसा नहीं होता। क्रॉस प्रोडक्ट हम आगे देखेंगे। अगर ए क्रॉस बी है और बी क्रॉस ए है तो वो अलग अलग वैल्यू देता है। अगर m इंटू ए डॉट विद बी लिया तो ये m ए डॉट बी भी हो सकता है, या फिर a इंटू ए डॉट एम बी ऐसा भी हो सकता है। तो मतलब जो हमारी अलजेब्रा की प्रॉपर्टीज है उसको फॉलो करता है। तो i वेक्टर है जो x एक्सिस के यूनिट वेक्टर, मतलब i वेक्टर जो होता है वो x एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर होता है। j वेक्टर जो होता है वो x एक्सिस के y एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर होता है। तो इन दोनों का जो डॉट होगा वो 0 होगा, क्योंकि जो हमारी y एक्सिस होती है और x एक्सिस होती है वो दोनों परपेंडिकुलर होती है। वैसे ही k डॉट j इज इक्वल टू 0, पर i डॉट i ये 1 देगा, क्योंकि इन दोनों के बीच का i डॉट i मतलब x एक्सिस के अलोंग पॉजिटिव, मतलब x एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर। तो i उसका मैग्नीट्यूड 1 है i कैप, और इसका भी मैग्नीट्यूड 1 है। तो मॉड ए मॉड बी मतलब 1.1 इंटू cos 0 मतलब 1, तो टोटल ओवरऑल 1 आएगा। तो i डॉट i इज इक्वल टू 1, j डॉट j इज इक्वल टू 1, k डॉट k इज इक्वल टू 1। अभी जो पहले हमने एग्जांपल देखा था कि a डॉट b इज इक्वल टू a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3। अगर मान लो वेक्टर a है 5i प्लस 2j प्लस 6k, और वेक्टर b है -i प्लस 5k -i प्लस 5k मान लो, तो इसका जो j का कंपोनेंट है वो 0 है। तो इसको हम अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो i के साथ i का -5 a डॉट b या फिर b डॉट a, ये दोनों भी सेम ही देगा। ये होगा -5, इसका जो j है, इसका तो j का 0 है, मतलब 0j लिख लेता हूँ। तो 0 इंटू ये तो 0 हो जाएगा, प्लस 5 6 30, तो ये हो जाएगा 25।
ये हो जाएगा 25, तो ए डॉट बी हमारा आया 25। तो ऐसे ही सिंपल मतलब कैलकुलेशंस होती है। अभी हम यूज ऑफ डॉट प्रोडक्ट देखते हैं। यूजेस ऑफ डॉट प्रोडक्ट, यूज ऑफ डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट। अभी हम बहुत ही मतलब इंपॉर्टेंट चीज देखते हैं जिस पे क्वेश्चन जनरली बनते हैं। तो अगर ए वेक्टर है ए, ये वेक्टर बी है और ये वेक्टर है ए, इनके बीच का एंगल अगर थीटा है तो प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन मतलब ए का बी के ऊपर प्रोजेक्शन। तो ये जो है ये इसका ए का इस बी के ऊपर जो प्रोजेक्शन है उसमें हम डॉट प्रोडक्ट का यूज करते हैं। तो इफ अगर कोई भी पूछा जाए प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, तो वो होता है ए डॉट बी कैप, ए डॉट बी कैप, या फिर मतलब इसको मॉड बी मतलब बी अपॉन मॉड बी, तो ये बी कैप हो जाएगा, मतलब ए डॉट बी कैप। तो मतलब बी कैप क्या होगा, इस बी के अलोंग डायरेक्शन होगी, उसका मैग्नीट्यूड 1 होगा, पर ए जो वेक्टर होगा उसकी मैग्नीट्यूड के साथ वो यहाँ आएगा। मतलब जब भी हम प्रोजेक्शन देखते हैं तो वो ए डॉट बी कैप देता है। मतलब किसी भी वेक्टर का ए का अगर हम प्रोजेक्शन बी पे लेते हैं तो वो ए डॉट बी कैप देता है। इसका एग्जांपल देखते हैं हम। अगर वेक्टर ए है i प्लस 2j प्लस 3k और वेक्टर बी है 4i प्लस 3j प्लस k, तो पहले हम फॉर्मूला देखते हैं प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी तो क्या होता है, ए डॉट बी कैप, ए डॉट बी कैप। तो ए डॉट बी कैप मतलब वेक्टर ए को मल्टीप्लाई करना है हमें बी के साथ और फिर उसको डिवाइड करना है बी के मैग्नीट्यूड के साथ। तो पहले हम डॉट लेते हैं i प्लस 2j प्लस 3k, उसका डॉट लेते हैं 4i प्लस 3j प्लस k, 4i प्लस 3j प्लस k अपॉन b का मैग्नीट्यूड। b का मैग्नीट्यूड कैसे निकलते हैं, अंडर रूट ऑफ b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस b3 स्क्वायर मतलब 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। तो ये देगा 16, ये 9, ये 25, 26, तो अंडर रूट 26। तो ये जो आएगा ए डॉट बी कैप आएगा हमारा, ए डॉट बी कैप आएगा ये 4 प्लस 6 प्लस 3, 4 प्लस 6 प्लस 3, ये 13 अपॉन रूट 26। तो फिर ये नीचे रैशनलाइज वगैरह होगा। तो ऐसे ही देखते हैं प्रोजेक्शन। और एक इसका यूज आता है, हमें पहले देखा था कि एंगल बिटवीन वेक्टर्स। तो यूज ऑफ डॉट प्रोडक्ट होता है, यूज ऑफ डॉट प्रोडक्ट to find angle between vectors, to find angle between vectors, to find angle between vectors। अगर हमने देखा था कि a डॉट b क्या होता है, मॉड a मॉड b cos थीटा, मॉड a मॉड b cos थीटा, जहाँ पे थीटा है उनके बीच का एंगल। तो हमने अगर cos थीटा निकाल दिया, cos थीटा क्या आएगा, cos थीटा a डॉट b अपॉन मॉड ए मॉड बी। तो ए डॉट बी अपॉन मॉड ए मॉड बी मतलब थीटा जो आएगा कॉस इनवर्स, थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ए डॉट बी अपॉन मॉड ए मॉड बी। तो ऐसे हम थीटा मतलब जो इंक्लूडेड एंगल होता है वो निकाल सकते हैं। अभी ए डॉट बी है, उसकी मैक्सिमम वैल्यू ए डॉट बी मैक्स विल बी मॉड ए मॉड बी, ए डॉट बी मीन will be minus mod a mod b when angle is pi, मतलब cos थीटा इज इक्वल टू -1, cos थीटा -1 आता है थीटा इज इक्वल टू पाई के लिए, और ये थीटा इज इक्वल टू 0 के लिए, और ये थीटा इज इक्वल टू पाई के लिए। तो मैक्सिमम ऑफ ए डॉट बी विल बी मॉड ए मॉड बी और मिनिमम ऑफ ए डॉट बी विल बी माइनस मॉड ए मॉड बी। और मॉड ऑफ ए डॉट बी, इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो होगी मॉड ए मॉड बी, और मॉड ऑफ ए डॉट बी की मिनिमम वैल्यू होगी वो 0 होगी, वो थीटा इज इक्वल्स टू π/2 के लिए है। मतलब ए डॉट बी जिसका मॉड होगा उसकी मिनिमम वैल्यू 0 होगी, ए डॉट बी के मॉड की मैक्सिमम वैल्यू मॉड ए मॉड बी होगी, तो ये थीटा इज इक्वल्स टू 0 के लिए आएगा, ये थीटा इज इक्वल्स टू π/2 के लिए। अभी आते
क्रॉस प्रोडक्ट या फिर वेक्टर प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। हमने देखा था कि स्केलर प्रोडक्ट वो होता है जो हमें फाइनली स्केलर वैल्यू देता है, पर जो क्रॉस वेक्टर प्रोडक्ट होता है वो हमें वेक्टर वैल्यू देता है, मतलब एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। मतलब अगर वेक्टर ए है उसको हमने बी के साथ क्रॉस कराया तो एक ऐसा वेक्टर देगा जो इन दोनों के परपेंडिकुलर हो। मतलब अगर वेक्टर ए है, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, तो इन दोनों के क्रॉस से जो हमें ए डॉट ए क्रॉस बी से जो क्रॉस से जो वैल्यू आएगी वो इस प्लेन के, जिस प्लेन में ए और बी है उस प्लेन के परपेंडिकुलर आएगी। मतलब ए क्रॉस बी ऐसे ये नीचे आएगा, तो मतलब ऐसे उस प्लेन के परपेंडिकुलर वैल्यू आएगी। मतलब ये कहीं ऐसा वेक्टर या फिर नीचे वाला वेक्टर होगा। ए क्रॉस बी जो हमें वैल्यू देती है वो उस प्लेन में, जिस प्लेन में ए और बी है उस प्लेन के परपेंडिकुलर वाली वेक्टर देता है। तो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू मॉड ए मॉड बी साइन थीटा, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स एन कैप। ये जो एन कैप है वो इन दोनों प्लेन के परपेंडिकुलर इन दोनों वेक्टर्स के प्लेन की परपेंडिकुलर की डायरेक्शन है। मतलब यूनिट वेक्टर अलोंग परपेंडिकुलर डायरेक्शन टू द प्लेन कंटेनिंग ए एंड बी, ये एन कैप देती है। तो जनरली ये जो एन कैप है वो इस टोटल क्वांटिटी को वेक्टर बना देता है। अभी ए क्रॉस बी कब कब जीरो हो सकता है? तो जीरो कब कब हो सकता है? जब मॉड ए जीरो या फिर मॉड बी जीरो या फिर साइन थीटा जीरो। तो मॉड ए जीरो है, इसका मतलब ए नल वेक्टर, नल या फिर जीरो वेक्टर, या फिर बी इज जीरो वेक्टर, नल या जीरो वेक्टर, या फिर साइन थीटा इज इक्वल टू जीरो। साइन थीटा जीरो हो मतलब थीटा इज इक्वल टू जीरो और पाई। तो हमने देखा कि साइन का ग्राफ देखते हैं। साइन के ग्राफ में ऐसा होता है, ये पाई बाय 2 पे मैक्सिमम 1 लेते हैं और 0। तो ये साइन एक्स के ग्राफ में मैक्सिमम वैल्यू 1 पे देता है। उसके बाद की जो सारी क्वांटिटीज है वो दो सेम वैल्यूज आती है दो डिफरेंट एंगल्स के लिए। मतलब अगर 0 है और पाई के लिए, 0 और पाई के लिए दोनों भी 0 ही वैल्यू लेता है। π/4 के लिए और 3π/4 के लिए दोनों भी 1/√2 वैल्यू लेता है। तो साइन हम क्रॉस प्रोडक्ट इसीलिए एंगल डिफाइन करने में नहीं लगाते, क्योंकि अगर साइन इनवर्स लेंगे तो हमको एग्जैक्टली पता नहीं है कि वो कौन सा एंगल देगा। तो डॉट प्रोडक्ट से आसानी हो जाती है हमें एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स निकालने की। अभी जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो हमारी, मतलब जैसे डॉट प्रोडक्ट मतलब सिंपल मतलब अलजेब्रा वाले रूल्स फॉलो करता था, वैसे क्रॉस प्रोडक्ट फॉलो नहीं करता। मतलब ए क्रॉस बी, इसको हम बी क्रॉस ए नहीं लिख सकते। वो होता है ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए। वो हम आगे देखेंगे, डिटर्मिनेंट से ये होता है। मतलब ऐसे बाकी के मतलब ए इंटू ये कुछ प्रॉपर्टीज है जो क्रॉस प्रोडक्ट फॉलो करता है। इज इक्वल टू एम इंटू ए क्रॉस बी, या फिर ए इंटू ए क्रॉस एम इंटू बी, ऐसे कुछ जनरली प्रॉपर्टीज फॉलो करता है। पर ए और बी की जो ऑर्डर है, याद रखिए मैंने ए और बी के ऑर्डर चेंज नहीं किए। सिर्फ ये एम जो वेक्टर मतलब एम जो स्केलर क्वांटिटी है वो कहीं भी लिख सकते हैं। सिर्फ ए और बी की जो क्रॉस के रिलेशन में जो पोजीशन है वो सेम रखिए। अगर उसको बदल दिया तो जो क्रॉस प्रोडक्ट की वैल्यू आएगी वो अलग अलग आएगी। और कुछ प्रॉपर्टीज है जो क्रॉस प्रोडक्ट फॉलो करता है, वो हम देखते हैं। अगर ए क्रॉस बी प्लस सी लेते हैं तो वो हमें देता है ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी। याद रखिए कि ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी, मैंने उसकी पोजीशन चेंज नहीं की है। तो हम देखते हैं अभी क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकलते हैं। तो जनरली एक ट्रिक है, जो ट्रिक मैंने नोट्स में दे रखी है। आई जे के, जब भी हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाते हैं आई क्रॉस जे वो के देता है, मतलब आई क्रॉस जे वो के देता है। जब भी हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाते हैं वो हमें पॉजिटिव वैल्यू देता है। अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मतलब के क्रॉस जे वो हमें माइनस आई देगा, माइनस आई।
तो ये सिर्फ एक ट्रिक है। अगर हम क्लॉकवाइज में किसी दो का क्रॉस लेते हैं तो तीसरे वाले का पॉजिटिव के साथ होता है, और एंटी क्लॉकवाइज में लेते हैं तो निगेटिव के साथ होता है। अभी देखते हैं हम क्रॉस प्रोडक्ट को कैसे निकालते हैं। मान लो कोई एक वेक्टर है a इज इक्वल्स टू a1i प्लस a2j प्लस a3k, और b वेक्टर है b1 b2 b3, वो ij के लिए लेना। तो a क्रॉस b ये क्या होता है, एक डिटर्मिनेंट होता है i j k a1 a2 a3 b1 b2 b3। अभी इसका जो ये डिटर्मिनेंट है, ये डिटर्मिनेंट वैल्यू को सॉल्व करने के बाद जो वेक्टर आएगा, लास्ट में एक वेक्टर ही आएगा, मतलब i इंटू a2 b3, इसको एक्सपांड करके i इंटू a2 b3 माइनस b2 a3 माइनस j इंटू a1 b3 माइनस a3 b1 प्लस k कैप इंटू a1 b2 माइनस a2 b1, ये एक वेक्टर आएगा। तो फिर ऐसे हम क्रॉस प्रोडक्ट को देखते हैं। अभी मैंने जो बोला था कि a क्रॉस b इज नॉट इक्वल टू b क्रॉस a, तो अगर a क्रॉस b ऐसे है तो b क्रॉस a होगा, उसकी सिर्फ ये जो b वाली है, वो ये जो रो है वो ऊपर शिफ्ट हो जाएगी और a वाली रो नीचे आ जाएगी। हम डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज में देखते हैं कि जब भी हम किसी रो को चेंज करते हैं, मतलब किसी भी दो रोज को शिफ्ट करते हैं, तो उसके साथ निगेटिव आ जाता है। इसीलिए जब भी हम a क्रॉस b को लिखते हैं वो माइनस b क्रॉस a हो जाता है, क्योंकि जो b की जो रो है वो ऊपर आ जाती है और a की रो नीचे जाती है, और जब भी किसी एक रो को हम शिफ्ट करते हैं तो उसके साथ ही निगेटिव आ जाता है। तो इधर से हमने देखा कि a क्रॉस b इज इक्वल टू माइनस b क्रॉस a। अभी हम क्रॉस प्रोडक्ट की यूजेस देखते हैं। जैसे डॉट प्रोडक्ट के देखा था प्रोजेक्शन निकालने के लिए, फिर एंगल निकालने के लिए, वैसे क्रॉस प्रोडक्ट यूजेस ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, यूजेस ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। तो क्रॉस प्रोडक्ट जनरली हम एरिया ऑफ ट्रायंगल और पैरेललोग्राम, या फिर जो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल है वो निकालने के लिए यूज करते हैं। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कैसे देखते हैं, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम पहले देखते हैं। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ये कोई भी पैरेललोग्राम है जिसके एडजेसेंट वेक्टर्स a और b है, एडजेसेंट वेक्टर्स a और b है, मतलब ऐसे ये पैरेललोग्राम, ये भी वेक्टर b है, ये वेक्टर a है, वेक्टर b, ये वेक्टर a। तो उसकी जो एरिया है वो मॉड ऑफ a क्रॉस b का मॉड ये पैरेललोग्राम की एरिया देगा। और जब भी कोई भी डायगोनल उस एरिया को हाफ कर देता है तो इसीलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल हो जाएगा हाफ एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ ऑफ मॉड a क्रॉस b। तो एरिया का ट्रायंगल ऑफ एरिया होगा वो हाफ ऑफ a क्रॉस b होगा, और पैरेललोग्राम का a क्रॉस b होगा। और क्वाड्रिलेटरल, किसी भी क्वाड्रिलेटरल के लिए हम देखते हैं, क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालने के लिए क्वाड्रिलेटरल का, तो अगर कोई भी क्वाड्रिलेटरल है, मान लो ऐसे 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 ऐसे, तो जो ये वेक्टर ए बी सी डी कोई भी मान लो, तो उसकी जो डायगोनल्स है, जो d1 और d2, मतलब मैंने इसको मान लिया d1 और इसको d2, तो हाफ ऑफ मॉड d1 क्रॉस d2, मतलब डायगोनल क्रॉस डायगोनल 1 क्रॉस डायगोनल 2, ये जो वैल्यू है मॉड ऑफ हाफ ऑफ मॉड d1 क्रॉस d2, वो हमें उस क्वाड्रिलेटरल की एरिया देता है। और एक यूज है क्रॉस प्रोडक्ट का कि कोई भी वेक्टर्स अगर कोलिनियर है, फॉर कोलिनियर और पैरेलल वेक्टर्स, क्रॉस प्रोडक्ट इज 0। तो मतलब अगर वेक्टर ऐसा है, इन दोनों का क्रॉस 0 होगा, ऐसा है ऐसा, इन दोनों का क्रॉस 0 होगा। पर हमने देखा था कि जो कोलिनियर वेक्टर्स है और कोलिनियर या फिर पैरेलल वेक्टर्स है, उनको हमको समझने में इससे भी आसान ट्रिक है कि अगर वो दोनों किसी भी एक लैम्बडा से कंपेयर हो सकते हैं, मतलब a इज इक्वल टू म्यू बी या फिर लैम्बडा बी के टर्म्स में हम उसको लिख सकते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली कोलिनियर होती है। तो उससे क्रॉस प्रोडक्ट निकालने की कोई जरूरत नहीं है।
अभी एक तो एक लैग्रेंजेस आइडेंटिटी होती है जो ये बताती है कि ए क्रॉस बी का जो मॉड का स्क्वायर होता है वो होता है मॉड ए मॉड बी स्क्वायर माइनस ए डॉट बी स्क्वायर। अभी इसको हम RHS को सिंप्लीफाई करते हैं RHS, तो ये इसको वैसे रखा मॉड ए स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर, ए डॉट बी की वैल्यू रखा माइनस मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, तो इसका स्क्वायर, तो मैंने ये स्क्वायर मतलब ये इसका स्क्वायर और फिर इसका कॉस का स्क्वायर, तो फिर इसमें से मॉड स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर मैंने मॉड स्क्वायर और मॉड स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर बाहर ले लिया, तो मॉड स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा बन गया, और इसमें से स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो ये बन गया मॉड ए मॉड बी साइन थीटा का स्क्वायर, और मॉड बी साइन थीटा क्या होता है, ए क्रॉस बी का जो मॉड है वो ये वैल्यू देता है, तो मॉड बी साइन थीटा का स्क्वायर, तो LHS इक्वल्स टू RHS का प्रूफ हो गया। इसका प्रूफ भी नोट्स में दे रखा है। अभी आता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स इन अ प्लेन। अभी एक 3D प्लेन है, एक्स एक्सिस, ये जेड एक्सिस और ये वाई एक्सिस, तो इसमें अगर एक कोई भी प्लेन है ऐसा, इसमें अगर एक वेक्टर है 0 ओ ओरिजिन और ये ए वेक्टर, ओ ए वेक्टर है, OP वेक्टर ले लेते हैं, तो ये जो वेक्टर है तो इसको हम रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं, तो इसकी इस वेक्टर की जो प्रोजेक्शन है वो XY प्लेन पे वो कुछ ऐसी है, उस वेक्टर की जो x एक्सिस पे जो प्रोजेक्शन है वो ऐसी है, x एक्सिस पे प्रोजेक्शन मतलब वो परपेंडिकुलर होगा x एक्सिस के साथ, वैसे ही z एक्सिस पे भी परपेंडिकुलर होगा, वैसे ही y एक्सिस पे भी परपेंडिकुलर होगा, मतलब ये जो है वो परपेंडिकुलर है, मतलब ये यहाँ पे दिखाना मुश्किल है, मतलब इसकी इस वेक्टर की जो x एक्सिस पे प्रोजेक्शन है वो x एक्सिस के साथ परपेंडिकुलर है, वैसे ही इस ऐसे परपेंडिकुलर, वैसे z एक्सिस के साथ परपेंडिकुलर, जैसे ही z एक्सिस आपको आसानी से दिख रहा है वैसे x एक्सिस और y एक्सिस के साथ भी उसकी जो प्रोजेक्शन होगी वो उस पे x एक्सिस पे परपेंडिकुलर होगी। अगर मान लो OA जो वेक्टर है वो मैं लेगा A B C, मतलब AI BJ CK, मतलब एक पॉइंट ले लिया, P को हम पॉइंट ले लेते A B C, तो ये जो है ये OA, इसको A मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं, इसको C मान लेते हैं, तो जो OA है वो क्या है, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर OP ऑन x एक्सिस, तो प्रोजेक्शन ऑफ OP वेक्टर ऑन x एक्सिस वो क्या होगा, वो A देगा, मतलब ये जो A पॉइंट है वो A, 0,0 है, जो y एक्सिस पे वो 0 P 0 है, जो z एक्सिस पे वो 0 0 C है, तो x एक्सिस का मतलब OA हमने देखा कि प्रोजेक्शन ऑफ OP ऑन x एक्सिस है, तो OA जो वेक्टर है वो है AI, वैसे OB जो होगा वो CK होगा, और OC जो होगा वो BJ होगा, तो वेक्टर OP जो वेक्टर है वो होगा AI प्लस BJ प्लस CK, ये होगा OP वेक्टर। अभी डायरेक्शन कोसाइंस की बात करते हैं। डायरेक्शन कोसाइंस मान लो कोई भी वेक्टर है, एक वेक्टर है ऐसे, तो ये नोट्स में मैं डायग्राम नहीं दिया हूँ, तो डायग्राम आप देख यहाँ से उस पर लिख देना, क्योंकि वो नोट्स में समझना मुश्किल हो जाता है। x y z, ये x एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बना रही है, y एक्सिस के साथ बीटा एंगल बना रही है, और z एक्सिस के साथ, ये z एक्सिस है, इसके साथ ये गैमा एंगल बना रही है। तो cos अल्फा फॉर्मूला भी बताते, तो cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गैमा इज इक्वल्स टू 1। तो ये फॉर्मूला कहाँ से आया,
तो जो हमारा ओपी वेक्टर है वो हमने पहले देखा था, ओपी वेक्टर वो है AI प्लस BJ प्लस CK। तो OP का यूनिट वेक्टर क्या होगा, OP के अलोंग यूनिट वेक्टर OP का कैप इज इक्वल टू AI प्लस BJ प्लस CK अपॉन अंडर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। अगर मैंने इसको अलग अलग कर लिया मतलब ऐसे अपॉन अंडर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस, तो ये जो A अपॉन अंडर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर है इसको मैंने कॉस अल्फा बोल दिया, वैसे इसको कॉस बीटा और इसको कॉस गैमा। तो हमारा कॉस अल्फा क्या है, कॉस अल्फा इज इक्वल टू A अपॉन अंडर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, कॉस बीटा इज इक्वल टू B अपॉन अंडर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, और कॉस गैमा इज इक्वल टू C अपॉन अंडर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। तो फिर इसका स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो आएगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में आएगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। तो फिर कॉस अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गैमा 1 हो जाता है। कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गैमा इज इक्वल टू 1, और फिर इसको अगर हम साइन में कन्वर्ट कर ले मतलब साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा वो 2 हो जाता है। तो इसको लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर गैमा इज इक्वल टू 1, तो 1 1 कैंसिल, साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर गैमा उधर गया, 1 प्लस 1 2 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गैमा, मतलब साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गैमा इज इक्वल टू 2। तो जनरली क्वेश्चन जैसे पूछते हैं अगर कोई भी हमें निकालना है अ वेक्टर फाइंड अ वेक्टर मेकिंग इक्वल एंगल्स विथ x y z एक्सिस, इक्वल एंगल विथ ऑल एक्सिस, मतलब जो अल्फा बीटा और गैमा है मतलब अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गैमा, तो हर एंगल के साथ इक्वल एंगल हर एक्सिस के साथ इक्वल एंगल बना रही है। तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गैमा इज इक्वल टू 1 हमारे पास फॉर्मूला है। तो 3 टाइम्स कॉस स्क्वायर अल्फा मतलब अल्फा बीटा गैमा सेम है इज इक्वल टू 1, तो जो ये आएगा कॉस स्क्वायर अल्फा वो आएगा 1/3, कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1/3। तो कॉस अल्फा हमारा आया कॉस अल्फा इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/√3, तो हम प्लस लेते हैं प्लस 1/√3 या फिर माइनस भी ले सकते हैं। तो कॉस अल्फा इसको हम L बोलते हैं, कॉस बीटा उसको हम M बोलते हैं, कॉस गैमा जिसको हम N बोलते हैं। तो वेक्टर्स क्या होता है L M N, मतलब Li प्लस M J प्लस N K। तो 1/√3 तो 1/√3 आए, प्लस माइनस लेते हैं अभी, प्लस माइनस 1/√3 प्लस माइनस 1/√3 J प्लस माइनस 1/√3 के। तो ये जो वेक्टर है वो एक ऐसा वेक्टर है जो हमारी तीनों एक्सिस के साथ इक्वल एंगल बनाता है। अभी मान लो कोई भी ऐसा दिया है कि एक एक्सिस के साथ 60 डिग्री बना रहा है, एक एक्सिस के साथ 30 लेते हैं नॉन एंगल्स। तो एक एक्सिस के साथ अगर 30 बना रहा है, अल्फा को 30 बीटा को 60 ले लिया, तो गैमा निकालिए, मतलब जो जेड एक्सिस के साथ एंगल बना रहे हैं वो निकालना है। तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गैमा इज इक्वल टू 1 हमारा फॉर्मूला पता है। कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस 60 क्या होता है 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर 1/4 प्लस कॉस 30 क्या होता है √3/2 का स्क्वायर 3/4 प्लस कॉस स्क्वायर गैमा इज इक्वल टू 1, तो कॉस स्क्वायर गैमा इज इक्वल टू 1। तो फिर ये 1/4 प्लस 3/4 ये 1 कैंसिल, तो कॉस गैमा इज इक्वल टू 0, मतलब गैमा इज इक्वल टू 90, गैमा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो जो तीसरा गैमा जो होगा वो 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री। तो ऐसे हम इसका डायरेक्शन कोसाइंस को यूज करते हैं। क्वेश्चन बहुत पूछता है इस पे, सीईटी पे भी क्वेश्चन पूछता है। अभी जो वेक्टर्स है, मतलब हमने जो कोऑर्डिनेट्स में देखा था, कोऑर्डिनेट एक्सिस में जैसे हमने देखा था कि जो वेक्टर मतलब जो पॉइंट है, अगर एक पॉइंट है, 2 पॉइंट है, उन दोनों को जो सेक्शन फॉर्मूला देखा था mx2 + nx1/m + n,
ये x1 y1 x2 y2 और xy। तो x इज इक्वल टू mx2 प्लस nx1 m x2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस m। वैसे ही वेक्टर्स में हम देखते हैं, वेक्टर्स में अगर पोजीशन वेक्टर्स की बात करते हैं, पोजीशन वेक्टर ये किसी ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है और ये बी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है, तो ऐसा निकलना है सी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर निकलना है जो इसको लैम्बडा इज टू म्यू के रेशियो में कट कर रहा है। तो लैम्बडा बी प्लस म्यू ए अपॉन लैम्बडा प्लस म्यू, ये होगा सी का पोजीशन वेक्टर, ये सी का पोजीशन वेक्टर होगा। अगर ऐसे मिड पॉइंट होगा तो लैम्बडा इज इक्वल टू म्यू इज इक्वल टू 1, तो सी होगा बी प्लस ए बाई 2। ये सेक्शन फॉर्मूला ऐसे यूज होता है। अभी देखते हैं वेक्टर अलोंग यूनिट, वेक्टर अलोंग एंगुलर बाइसेक्टर कोई भी। अभी देखते हैं वेक्टर अलोंग यूनिट, वेक्टर अलोंग एंगुलर बाइसेक्टर, कोई भी दो वेक्टर्स है ए और बी, इन दोनों वेक्टर्स के एंगुलर बाइसेक्टर, मतलब इन दोनों वेक्टर्स के एंगुलर बाइसेक्टर के अलोंग का वेक्टर देखना। इन दोनों के बीच का अगर एंगल थीटा है तो उसका एंगुलर बाइसेक्टर 15 डिग्री बनाएगा, इसके साथ 15, इसके साथ 15, इसके साथ 15, इसके साथ 15। तो हमें ऐसा एंगुलर वेक्टर निकालना है, मतलब इन दोनों ए और बी के बीच के एंगल जो है उसका एंगुलर बाइसेक्टर वेक्टर निकालना है। तो वो वेक्टर मैंने अभी मान लो इसको एक पैरेललोग्राम बना दिया, तो पैरेललोग्राम होगा, उसकी डायगोनल ये होगी, पर जो डायगोनल है वो एंगुलर बाइसेक्टर नहीं होती। जो पैरेललोग्राम में एंगुलर बाइसेक्टर, जो डायगोनल है सॉरी, वो एंगुलर बाइसेक्टर नहीं होती। तो एंगुलर बाइसेक्टर के अलोंग जो वेक्टर निकालना है उसको हम, अगर एंगुलर बाइसेक्टर वेक्टर अलोंग एंगुलर बाइसेक्टर, तो वो होता है ए कैप प्लस बी कैप। मतलब इसको मैंने, ये जो पूरा वेक्टर है ए कैप प्लस बी कैप यहाँ पे लिख लेता हूँ, ए कैप प्लस बी कैप। ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, तो ये जो पैरेललोग्राम होगा इसकी जो डायगोनल होगी वो तो एंगुलर बाइसेक्टर होगी नहीं, वो क्लियरली दिख रहा है क्योंकि ये एंगल कम है, ये ज्यादा है। तो इसको, ये जो ए वेक्टर है इसका यूनिट वेक्टर ले लिया, मतलब यूनिट वेक्टर, और फिर इसका भी यूनिट वेक्टर ले लिया, तो ये जो बनेगा ये ऐसा कुछ बनेगा जिसमें हर साइड सेम होगी, और हर साइड अगर सेम होगी तो इसका जो डायगोनल होगा इस फिगर का, इस छोटे से फिगर का, उसका जो डायगोनल होगा वो एंगुलर बाइसेक्टर होगा। तो ये ए कैप है, ये बी कैप है, तो एंगुलर बाइसेक्टर के अलोंग जो वेक्टर है वो होगा ए कैप प्लस बी कैप। और इसके अलावा अगर यूनिट वेक्टर निकालना है, मतलब सी एक वेक्टर है जो एंगुलर बाइसेक्टर है, तो इसके अलावा अगर यूनिट वेक्टर निकालना है तो डिवाइड बाय √2 करेंगे, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड होगा मॉड ऑफ ये इसका स्क्वायर, तो 1 + 1, तो फिर ये √2 वेक्टर निकालना तो ए कैप प्लस बी कैप कर देंगे। याद रखना है कि एंगुलर बाइसेक्टर उस पैरेललोग्राम का डायगोनल नहीं होता, क्योंकि डायगोनल कभी एंगल को बाइसेक्ट नहीं करता। अभी हम फॉर्मूला की तरफ आते हैं। तो मॉड ऑफ ए प्लस बी जो होता है वो, अगर ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, तो अभी के लिए याद रखना है कि ए प्लस बी जो वेक्टर है वो इन दोनों के बीच में आएगा। वो हम पैरेललोग्राम या ट्रायंगुलर लॉ से देखते हैं। अगर ये ऐसा वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट ये आएगा ए प्लस बी। ये पैरेललोग्राम से देखते हैं। अभी ये इसको मैंने ऐसे उठा के रख दिया बी और ये ए, तो इस ये जो ए है ये बी, तो इसका जो ये वेक्टर होगा, ये वेक्टर वो ए प्लस बी देगा, और ये सॉरी ये डायगोनल ये जो डायगोनल है वो ए प्लस बी देगा, और दूसरा डायगोनल देगा ए माइनस बी, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो मॉड ऑफ ए प्लस बी देखते हैं हम। मॉड ऑफ ए प्लस बी होता है अंडर रूट ऑफ मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर प्लस 2 ए डॉट बी मतलब मॉड बी कॉन्सेप्ट है, तो उसकी वैल्यू रख देंगे मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर प्लस 2 मॉड बी cos थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। वैसे ही मॉड ऑफ ए माइनस बी, यहाँ पे सिर्फ जो थीटा होगा, अगर मान लो किसी भी हम देखते हैं ये ए वेक्टर है,
ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है। अगर मैंने बी को एक स्केलर से मल्टीप्लाई कर दिया तो उसके मैग्नीट्यूड में चेंज आएगा और डायरेक्शन में तभी चेंज आएगा और उसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, तो मैंने माइनस से मल्टीप्लाई किया, मतलब ये अगर बी है तो माइनस बी होगा, ये मतलब उसकी डायरेक्शन उल्टी हो जाएगी, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, माइनस बी से। सिर्फ ये बी है, ये माइनस बी, अगर ये बी है, ये माइनस बी, तो इनके बीच का अगर एंगल थीटा है तो इन दोनों के बी और माइनस ए और माइनस बी के बीच का एंगल होगा 180 माइनस थीटा। तो यहाँ पे इस फॉर्मूले में थीटा की जगह हम रख देंगे 180 माइनस थीटा। तो कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है, तो माइनस कॉस थीटा, तो इसका फॉर्मूला आएगा मॉड ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर माइनस 2a डॉट बी या फिर मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। अभी हम कुछ 3D फिगर्स के बारे में बात करते हैं। 3D फिगर्स में पहला आता है पिरामिड। तो पिरामिड क्या होता है, किसी भी एक बेस फिगर, मतलब एक बेस फिगर अगर ये है और एक पॉइंट है स्पेस में, उससे अगर हम हर वर्टेक्स को ज्वाइन कर दें तो जो हमारी जो फिगर बनता है वो उसको हम पिरामिड बोलते हैं। ऐसा पिरामिड हो सकता है या फिर बेस ऐसा स्क्वायर हो सकता है, वो ऐसे इसको ज्वाइन कर दें ऐसे, या फिर बेस ट्रायंगल हो सकता है। तो इस पिरामिड की एक स्पेशलिटी आती है टेट्राहेड्रन। जो टेट्राहेड्रन होता है, टेट्राहेड्रन वो स्पेशल केस होता है, स्पेशल केस ऑफ पिरामिड। तो जो स्पेशल केस ऑफ पिरामिड होता है जिसमें बेस ट्रायंगल होता है, कैसा भी ट्रायंगल, तो ये ट्रायंगल को एक पॉइंट से हर वर्टेक्स को ज्वाइन कर दिया, तो ये जो बनता है उसको टेट्राहेड्रन बोलते हैं। वैसे ही पैरेललोपाइड के बारे में बात करते हैं। पैरेललोपाइड जो हम आगे देखने वाले हैं, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, उसमें जो पैरेललोपाइड का वॉल्यूम देता है, तो हम देखते हैं पैरेललोपाइड कैसा होता है। पहले पैरेललोपाइड से पहले देखते हैं हम प्रिज्म। तो प्रिज्म ऐसा वो फिगर होता है जिसका बेस, उसी फिगर को हमने ट्रांसलेट, मतलब ऐसे उठा के ऊपर रख दिया, ये ऐसे उसी फिगर को हमने उठा के ऐसे ऊपर रख दिया और उसके हर मतलब उसी वर्टेक्स को ज्वाइन कर दिया ऐसे, तो ये जो बनता है वो होता है, उसको प्रिज्म बोलते हैं। वैसे भी अगर कोई भी मतलब अगर हमने ऐसे ले लिया ऐसे और ऊपर भी ऐसे ही ले लिया, उसके हर वर्टेक्स को ज्वाइन कर दिया, तो वो प्रिज्म देता है हमको। तो वैसे ही प्रिज्म की स्पेशल केस होती है, प्रिज्म की स्पेशल केस जब उसका जो बेस है वो पैरेललोग्राम है, तो वो जो अगर बेस पैरेललोग्राम है तो उसका जो 3D में प्रिज्म बनता है उसको हम पैरेललोपाइड बोलते हैं, पैरेललोपाइड। अभी हम बात करते हैं एसटीपी, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, काफी उसका है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। एसटीपी ऑफ 3 वेक्टर्स ए बी सी, ये जो 3 वेक्टर्स है इसका जो एसटीपी है वो स्केलर वैल्यू देगा, उसको रिप्रेजेंट करते हैं हम ए डॉट बी क्रॉस सी। अभी आप देख सकते हो कि बी क्रॉस सी होगा, वो एक वेक्टर देगा और किसी वेक्टर के साथ डॉट लेंगे तो ये टोटल स्केलर वैल्यू देगा। तो इसको हम रिप्रेजेंट अलग अलग मेथड से करते हैं। बॉक्स ऑफ एबीसी, बॉक्स ऑफ एबीसी कोई मतलब ए डॉट बी क्रॉस सी, उसको ही हम अगर लिखते हैं, वो आगे देखते हैं। तो अगर कोई भी 3 वेक्टर है ए बी सी, तो उसका जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होता है ए डॉट बी क्रॉस सी, वो ए डॉट बी क्रॉस सी, तो उसको हम आगे अभी बात करते हैं इसके बारे में। तो ये 3D एक्सिस है, इसी प्लेन, अभी हम बी और सी को लेते हैं, ये बी है और ये सी। तो बी क्रॉस सी इस प्लेन के परपेंडिकुलर एक वेक्टर देगा, मतलब मैंने ये वेक्टर मान लिया। तो आसानी के लिए हम ऐसा फिगर लेते हैं, ये बी और ये सी, ये बी और ये सी। तो बी क्रॉस सी को किया तो मुझे एक ऐसा परपेंडिकुलर, इन दोनों के परपेंडिकुलर वेक्टर मिल जाएगा, ये और ये परपेंडिकुलर, इन दोनों के परपेंडिकुलर अगर वेक्टर मिल गया और इसके बीच के एंगल हमने बीटा मान लिया और ए यहाँ पे ऐसे, और ये इसके साथ अगर अल्फा एंगल बना रहा है तो ये ए है
तो इसका इसके डॉट इसका इसके साथ डॉट, तो मतलब ए डॉट बी क्रॉस सी। तो बी क्रॉस सी हमने पहले बी क्रॉस सी को एक्सपेंड कर लिया मॉड बी मॉड सी, और बी और सी के बीच में एंगल है बीटा, तो साइन बीटा एन कैप। एन कैप क्या है, ये एन कैप है, एन कैप, ये एन कैप। और इसका अगर एक ही साथ डॉट लिया तो मॉड ए मॉड बी मॉड सी साइन बीटा और कॉस, ये एन कैप जो एक ही साथ एंगल बना रहे वो अल्फा है, तो कॉस अल्फा। तो ये हो गया ए डॉट बी क्रॉस। अगर हमने इसमें ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन देखा, मतलब इस जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है एसटीपी, उसका अगर ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन देखा तो हमें वॉल्यूम ऑफ पैरेलल देता है, वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप। तो वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप कैसे देखता है, अगर मतलब 3 अगर कोई भी कंसेक्यूटिव वेक्टर्स है, ये ए ये बी और ये सी, तो इसके साथ जो पैरेलल पाइप बनता है, मतलब ऐसे ये ऐसे अगर पैरेलल पाइप बना तो ये जो वेक्टर है, तो ये जो वेक्टर है ए, ये बी, ये ए, ये बी और ये सी, तो ये जो 3 कंसेक्यूटिव जो वेक्टर्स है उसके साथ जो पैरेलल पाइप बनता है, उस पैरेलल पाइप का जो वॉल्यूम है वो देता है ए डॉट बी क्रॉस सी या फिर बॉक्स एबीसी। अभी देखते हैं हम बॉक्स एबीसी को कैसे निकलते हैं। वेक्टर मान लो ए है, a1i a2j a3 के, वैसे ही बी, मतलब यहाँ पे लिख देता हूँ a1i a2j a3 के, वैसे बी है b1 b2 b3 c1 c2 c3, c है c1 c2 c3 आई जे के आप लगा लेना। तो ये अभी जगह कम है, तो ए डॉट बी क्रॉस सी, तो पहले हम बी क्रॉस सी को निकाल लेते हैं। तो बी क्रॉस सी क्या होता है, बी क्रॉस सी आई जे के, हम डिटर्मिनेंट वैल्यू लेते हैं, पहले हम बी क्रॉस सी को निकालते हैं, सिर्फ बी क्रॉस सी। तो यहाँ पे आएगा b1 b2 b3 c1 c2 c3। और अगर हमने इसका एक ही साथ डॉट ले लिया, तो एक ही साथ क्या होता है, जो i है वो i के साथ चला जाता है, मतलब इसका a1 इसके i के साथ चला जाएगा, तो a1 यहाँ पे a2 यहाँ पे a3। तो जो बॉक्स एबीसी है, बॉक्स एबीसी वो यही देता है, डिटर्मिनेंट ऑफ a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3। अभी जो a डॉट बी क्रॉस सी है वो जीरो कब हो सकता है, वो जीरो तब हो सकता है जब a जीरो वेक्टर हो या फिर b या फिर c ये जीरो वेक्टर हो। ये नहीं तो फिर b और c वो कोलिनियर हो। अगर वो दो कोलिनियर है तो उनके बीच का क्रॉस जीरो आएगा, या फिर a और b क्रॉस c परपेंडिकुलर हो, a और b क्रॉस c परपेंडिकुलर हो, तब ये जो वैल्यू है वो जीरो आएगी। और a डॉट b क्रॉस c अगर जीरो आता है तो इसका हम कोप्लेनरिटी चेक करने के लिए यूज करते हैं। मतलब अगर ये ऐसा, अगर ये वेक्टर है, सॉरी एक प्लेन है, इस प्लेन में 3 वेक्टर है, a b, ये a ये b और ये c, तो b क्रॉस c इस प्लेन के परपेंडिकुलर देगा। मान लो ये बोर्ड एक प्लेन है, तो इस प्लेन के परपेंडिकुलर ये प्लेन, और अगर ये जो a है वो इस प्लेन में ही लाई कर रहा है, तो इसका b क्रॉस c के साथ इसका एंगल परपेंडिकुलर 90 हो जाएगा, तो उसका डॉट जीरो हो जाएगा। मतलब अगर a डॉट b क्रॉस c जीरो है तो इसका मीनिंग ये है कि a b c वो तीनों एक ही प्लेन में है, दे आर कोप्लेनर। तो पहले भी हमने बात की थी कि कोप्लेनर की कंडीशन के लिए हम a डॉट b क्रॉस c मतलब बॉक्स एबीसी को जीरो करते हैं। तो ये हम बहुत इंपॉर्टेंट केस, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं इस पे कि दिस गिवन वेक्टर्स देते हैं और फिर उनमें से निकालना होता है कि ये वेक्टर कोप्लेनर है या फिर कोलिनियर है। तो कोलिनियर के लिए हम सिर्फ a इज इक्वल टू लैम्बडा भी देखेंगे, और फिर अगर कोप्लेनर है तो इसके लिए a डॉट b क्रॉस c जीरो कर देंगे। अभी आते हैं वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट
ट्रिपल प्रोडक्ट, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो ये होता है ए क्रॉस बी क्रॉस सी, ए क्रॉस बी क्रॉस सी। यहाँ पे जो ब्रैकेट है वो बहुत मायने रखता है। अगर ये ब्रैकेट यहाँ पे रख दिया तो इसकी वैल्यू अलग आएगी। अभी हम देखते हैं कि ए क्रॉस बी क्रॉस सी है, वो एक वेक्टर वैल्यू देगा, वेक्टर, ये एक वेक्टर देगा। तो ये वेक्टर कौन सा होगा? ये वेक्टर ऐसा होगा जो बी और सी के प्लेन में हो और ए के परपेंडिकुलर। अभी देखते हैं कैसे। मैंने क्या बोला? ए क्रॉस बी क्रॉस सी ऐसा वेक्टर होगा जो बी और सी के प्लेन में होगा। मान लो ये एक प्लेन है, ये बी है, ये सी है। तो इन दोनों का क्रॉस से ये वेक्टर आ गया, मान लो ये वेक्टर आ गया। और ए वेक्टर ऐसे कहीं भी ऐसे स्पेस में ऐसा कहीं भी वेक्टर है तो इसका क्रॉस अगेन फिर इसका और ए के साथ जो क्रॉस आएगा वो इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा। मतलब अल्टीमेटली वो इसी प्लेन में आना है। वो अगर इसी प्लेन में आएगा तो वो बी क्रॉस सी के तो परपेंडिकुलर होगा ये, और ए के साथ भी परपेंडिकुलर होगा। मतलब ए कहीं भी ऐसा वेक्टर है, ये है बी क्रॉस सी, और फिर ए ऐसा वेक्टर है, ए ऐसा वेक्टर है, तो ये ए के साथ भी ये परपेंडिकुलर आएगा, ये ए के साथ परपेंडिकुलर आएगा। मतलब अल्टीमेट ए क्रॉस बी क्रॉस सी। ये जो ब्रैकेट के अंदर है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ए क्रॉस बी क्रॉस सी इज अ वेक्टर विच इज इन द प्लेन ऑफ बी एंड सी परपेंडिकुलर टू ए। मतलब बी और सी के प्लेन में है और परपेंडिकुलर टू ए है। अगर मैंने ए क्रॉस बी क्रॉस सी को ब्रैकेट उल्टा कर दिया, ए क्रॉस बी क्रॉस सी, तो ये ऐसा देगा कि ये एक ऐसा वेक्टर है जो ए और बी के प्लेन में है और परपेंडिकुलर टू सी है। तो ऐसे ब्रैकेट की अहमियत होती है। अभी इसको हम एक्सपांड कैसे करते हैं वो देखते हैं। ए क्रॉस बी क्रॉस सी, इसको एक्सपांड करने का तरीका होता है कि जो बी है, मतलब ब्रैकेट में जो मिडल वाला टर्म है, मिडल वाला टर्म उसको पहले लेते हैं, उसको हम बाकी के बचे हुए के दो डॉट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, माइनस अभी ब्रैकेट में जो बचा हुआ है, इस ब्रैकेट में बचा हुआ सी है, तो सी को उन दोनों के बचे हुए दो के साथ डॉट ले लेंगे, ए डॉट बी। अभी मान लो ए क्रॉस बी क्रॉस सी है, तो इसको कैसे लेंगे? बीच वाला तो बी, फिर बचे हुए दो ए डॉट सी, माइनस अभी ब्रैकेट में कौन सा बचा है? ए, उसका डॉट बचे हुए के दो के साथ बी डॉट सी। ऐसा अभी अलग मान लो कोई, मतलब ऐसा, मतलब पी क्यू आर, पी क्रॉस क्यू क्रॉस आर, ब्रैकेट ऐसा है। तो पहले बीच का लेंगे क्यू, उसका डॉट बचे हुए दो के साथ पी डॉट आर, माइनस बचा हुआ ब्रैकेट में से बचा हुआ आर, उसका डॉट लेंगे पी डॉट क्यू। तो इस वीडियो में बस इतना ही, और आगे की वीडियो में हम देखेंगे कि उसके ऊपर बेस्ड जो क्वेश्चंस है वो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, तो मतलब सीईटी के और जेईई के।